हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0 में। और आज हम देखने वाले हैं आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के सुपर 20 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बन रहिएगा और आपको लगेगा कि हाँ, जो आपने 20 क्वेश्चन किए हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं ये, और इसका राइट आंसर है 1858, 1858। ठीक है, ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1857 में क्या हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था सैनिक विद्रोह। सभी को मालूम है कि सैनिक विद्रोह हुआ था, और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि सैनिक विद्रोह का जो मेन लीडर था वो थे मंगल पांडे। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये तीन बातें इसके अंदर मेन थी जो आपने जान ली। 1857 के विद्रोह के कारण ही कंपनी से इसका अधिकार छीन लिया गया। पहले कंपनी भारत में राज करती थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंडिया कंपनी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पर क्राउन रूल आ गया। ठीक है, क्राउन रूल 1858 से। इस वक्त जो थी वो विक्टोरिया थी यहाँ पर। ठीक है, जो महारानी थी वहाँ की, तो वो थी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी। तो 1858 से क्राउन रूल लागू हो गया। इतनी बात आप जान गए 1858 के बारे में कि 1858 में ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ, क्यों पारित हुआ, क्या कारण था, और वहाँ की उस वक्त महारानी कौन थी। 1857 को विद्रोह हुआ था भारत में, उसी कारण से क्राउन ने ये भारत का जो रूल था अपने हाथों में ले लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? ये रहे आपके ऑप्शन, और राइट आंसर है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। 1896 का जो अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, उस वक्त नाम कलकत्ता था, आज इसे कोलकाता कहते हैं। 1896 में जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था उसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, विख्यात है। चलिए, 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। इतना आपके बारे में आपने जान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? भारतीय प्रेस के लिए सर चार्ल्स मेडकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें एक गलती है, ये 1836 है ना कि 1936। ठीक है, 35 से 1836। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो ये रहे ऑप्शन। इसका राइट आंसर है पोर्तुगीज़। ठीक है, इनके पोर्तुगीज़ के द्वारा भारत समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किया जाता था। अब कारताज व्यवस्था देख लेते हैं होती क्या है। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस है। ठीक है, जो समुद्री व्यापार होता था उसके लाइसेंस से है कारताज का संबंध। 20वीं शताब्दी में अंग्रेज़ों ने भी एक नेवी सर्ट नाम की व्यवस्था शुरू की, जो कि व्यापारी लाइसेंस ही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये रहे ऑप्शंस,
उसका राइट आंसर है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना की। ठीक है, तो ये है इसका राइट आंसर। अगर आप जिसमें जानना चाहेंगे कि कथन तो सही नहीं है, लेकिन वे इंडिया नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, तो बिल्कुल सही बात है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, राइट। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन डी जो है वो गलत है, तो इसलिए डी आंसर राइट है। चलिए 1 मिनट, इसे ज़रा मैं हटा देता हूँ। चलिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो ये रहे ऑप्शन, और राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो 1919 में हुआ था। ठीक है, ये ऐसा हत्याकांड था कि इससे सभी की रूह कांप गई थी, चाहे कोई भी किसी प्रकार का आंदोलनकारी था, सबके अंदर एक अलग सी ही जिज्ञासा उठ गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, तो वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। बंगाल विभाजन, जलियांवाला हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, जो इन्हें दिया गया था मृत्युदंड, वो 1931 में दिया गया था। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, इतनी सन आपको मेन याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद ये उससे बहुत ज़्यादा आहत हुए, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। पत्र लिखकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो ये रहे ऑप्शन, और इसका राइट आंसर है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, ये वाली बात याद रखिएगा। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। और मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस अधिवेशन में हुआ था? तो लखनऊ के अधिवेशन में, और 1916, ये मोस्ट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 धड़ों, एक तो गरम दल, एक नरम दल, को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये भी याद रखिएगा कि लखनऊ अधिवेशन जो था वो जो कि 1916 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे इस अधिवेशन के? तो वो थे अंबिका प्रसाद मजूमदार। ठीक है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ये रहे ऑप्शन, और इसका राइट आंसर है कोच्चि। ठीक है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती कोच्चि में स्थापित की गई थी। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो ये जो बात हुई है, कहाँ बात हुई है? ये हुई है एर्नाकुलम के बारे में बात, कि ये कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। लेकिन अगर कोच्चि पूछा जाए तो कोच्चि कहाँ है? तो ये है केरल में स्थित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो ये रहे ऑप्शन, और ये रहा राइट आंसर गोलकुंडा। ठीक है, अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान गोलकुंडा में दिया गया था। ठीक है, कौन सा राज्य है? तो वो उस टाइम क्या था, गोलकुंडा भी एक अलग राज्य था। 1632 में अंग्रेजों को
गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पगड़ा प्रति वर्ष था। मतलब अगर आप मुक्त व्यापार वगैरह करना चाहते हैं तो आपको 500 पगोड़ा, ठीक है, ये करेंसी थी, ये आपको देनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो कौन से युद्ध से संबंधित है, युद्ध जान लेते हैं। तो ये वो युद्ध था प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, ठीक है। उसी वक्त सलवाई की संधि हुई थी। क्वेश्चन बनता है ये बहुत अच्छा कि सलवाई की संधि किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। चलिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के दौरान अंग्रेजों ने सलसेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? तो ये रहे ऑप्शन, और राइट आंसर है मीर कासिम। ये वही मीर कासिम है जो कि 1757 में एक युद्ध हुआ था, सभी को मालूम है, प्लासी का युद्ध हुआ था। हाँ जी, तो उसी में सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे। मीर कासिम ने ही सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था। उसके बाद एक युद्ध हुआ, वो हुआ बक्सर का युद्ध, जो कि हुआ 1764 में युद्ध हुआ, जो कि था बक्सर का युद्ध। उसमें मीर कासिम नवाब था बंगाल का, और फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे हराया वापस, क्योंकि क्या था, सिराजुद्दौला बात नहीं मानता था ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसलिए उसे हटाकर मीर कासिम को वहाँ का बनाया गया ताकि मीर कासिम हमारी बात सुने। लेकिन मीर कासिम भी आनाकानी करने लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती थी, इतना गलत करना पड़ता था, इतना टैक्स देना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये भी हार चुका था कि अब मैं नहीं दूंगा वगैरह वगैरह। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे भी हरा दिया। और अब आप जान लेते हैं कौन कौन मिलकर लड़े थे। जो बक्सर की लड़ाई थी वो 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तो मीर कासिम था बंगाल का नवाब, एक अवध का नवाब था, और एक मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये 3 व्यक्ति थे जो साथ में लड़े थे, ठीक है। तब भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें हरा दिया था। संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई यह लड़ाई थी। इस लड़ाई में अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है, ये वाली बात याद रखना। और इसमें जीता कौन था? तो जीता था ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ये रहे ऑप्शन, और इसका राइट आंसर है वुड्स डिस्पैच को। चलिए, सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए, इसलिए इसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, ठीक है, मेन है, और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ये रहे ऑप्शंस, और ये रहा आंसर, लॉर्ड लिटिन, ठीक है, लॉर्ड लिटिन। चलिए, लॉर्ड लिटिन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876-78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उन्हें कड़ी आलोचना की गई। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। याद रखना कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किए गए? तो लॉर्ड लिटिन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो ये रहे ऑप्शंस,
राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। लॉर्ड मेयो भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान ने उनकी हत्या कर दी। जो वहाँ का पठान था उसी में से किसी पठान ने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। चलिए, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? ये रहे ऑप्शन। भारत में शिक्षा सुधार के लिए। भारत में शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किया था। चलिए, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ठीक है, मेन बात यह है कि लॉर्ड रिपन के समय लाया गया और हंटर आयोग भारत में शिक्षा सुधार के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो ये रहे ऑप्शन और राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए, जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण व कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन। राइट आंसर है नाना फडणवीस। ठीक है, इन्हें मराठा का मैकियावेली कहा जाता है। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा, एक मिनट रुक जाइए जरा, वेट, मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम। ठीक है, ये व्यक्ति सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम है मैकियावेली। ठीक है, इन्हें कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? ये रहे ऑप्शन। राइट आंसर है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए जान लेते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निज़ाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णा समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये रहे ऑप्शन। राइट आंसर है यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। यहाँ पर ये अंबेडकर है। ठीक है, चलिए, पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये रहे ऑप्शन और राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, ये थे अब तक के सुपर 20 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस और ये सीरीज अच्छी लग रही है तो अपना कमेंट ज़रूर बताएं और आपका जिस प्रकार का कमेंट होगा उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाएगा। और कमेंट जो है ना अच्छे कीजिए। ठीक है, और लाइक को यार बढ़ाइए और व्यूज़ को बढ़ाइए। ठीक है, लाइक बहुत ज़रूरी है आपका। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी यहाँ पर काम चलेगा, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो यार आपका जाने वाला कुछ है नहीं, हमारा थोड़ा भला हो जाएगा। ज़रूर कीजिए।
क्योंकि जो चीज़ मिल रही है ना आपको, वो एक बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। जो अभी तक के आप ये लगा लीजिए क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2-3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है साथ में। तो लगभग 20 के साथ साथ 40 से 60 क्वेश्चन आप कवर कर पा रहे हैं हर पूरे 20 क्वेश्चंस में। तो बेनिफिट तो आपको मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है आपसे कुछ ले रहे हैं, आपको दे ही रहे हैं। ठीक है, तो यार सपोर्ट करो प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।